नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए नवंबर का रिलेटेड करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। कौन सा? तो ये 5 टॉपिक मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं यहां पर इसी करंट अफेयर का रिवीजन भी कराने वाला हूं। नवंबर में 1 नवंबर से लेकर जो भी अभी तक इस करंट अफेयर में कुछ भी अपडेट हुआ है उसको हम रिवाइज करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर की। जो भी भारत देश में करंट अफेयर बना है, एग्जाम से रिलेटेड है, उसकी बात यहां पर हम करने वाले हैं। पहला है सेंटर ने, जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट है, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि जो फार्मर के 3 बिल हैं जो हमने लास्ट ईयर 2020 में अनाउंस किए थे, मतलब पास किए थे, उसको अब हम वापस लेने वाले हैं। जो 3 लॉ होंगे वो वापस लिए जाएंगे। कौन कौन से लॉ है? तो फार्मर का पहला लॉ है प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, और दूसरा लॉ है एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। तीसरा है असेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। ये तीनों बिल फार्मर से रिलेटेड थे। आपको मालूम होगा फार्मर पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, इन बिल के अगेंस्ट। इसलिए उनकी सुनते हुए नरेंद्र मोदी जी ने अब चुनाव के मद्देनजर, मतलब आपको पता होगा अभी 3 जगह चुनाव है, तो वहां पे कहा जा रहा है कि उसके ही उपलक्ष्य में तीनों बिल को वापस लिया गया है, क्योंकि किसान काफी विरोध में जा रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, चलिए यहां पर बात करते हैं आगे। तो अगली न्यूज है पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी ने पहली डिजिटल फूड म्यूजियम को, भारत की पहली डिजिटल फूड म्यूजियम को तमिलनाडु के तंजाउर में ओपन कर दिया है। यहां पर क्या होगा? तो ये जो म्यूजियम है, यहां पर इंडिया की जो फूड की हिस्ट्री है, पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, किस तरीके से भारत ने बेहतरीन काम किया एग्रीकल्चर की फील्ड में, फूड प्रोडक्शन की फील्ड में, यहां पर सारी चीज दिखाई जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन यहां पर होगी। अगर आप लेना चाहें तो यहां पर जा सकते हैं। तंजाउर तमिलनाडु में इस म्यूजियम को ओपन किया गया है। हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल। यहां पर बात की जाए इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, तो पीयूष गोयल जी के पास पहले रेलवे मिनिस्ट्री थी, लेकिन अब इनके पास कॉमर्स और इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्ट्री, और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी इनके पास है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो ये भारत की पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इंडिया की पहली फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। कहां पर? तो हरियाणा का सबसे डेवलप्ड सिटी गुरुग्राम में इसको लॉन्च किया गया है। पहली है फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर, जो कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे एनिमल और हस्बेंड्री के जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, कहां किया गया है? गुरुग्राम में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला है फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर। ठीक है, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो ये सिंपल सी बात है, केंद्र सरकार ने इसमें हेल्प की है और डेवलप किया गया है नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अगली न्यूज है 3 डे मतलब 3 डेज राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व को मनाया जा रहा है झांसी में। झांसी में ही क्यों मनाया गया? तो आपने सुना होगा झांसी की रानी की स्टोरी। झांसी की रानी जी का बर्थ होता है 19 नवंबर को, इसीलिए उनके बर्थ एनिवर्सरी के समय पर 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक 3 दिन तक राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व को झांसी उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। पार्टिसिपेशन चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, गवर्नर, ये दोनों लोग वहां पर अवेलेबल थे। चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश के? तो योगी आदित्यनाथ जी इस समय चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश की? तो आनंदीबेन पटेल, महिला है, आनंदीबेन पटेल यूपी की इस समय गवर्नर है, वो भी यहां पर अवेलेबल थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहां पर अब जितने करंट अफेयर हैं नेशन के, वो हम पहले पढ़ चुके हैं
इसको अब रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ये सारा इसी मंथ का है, नवंबर मंथ के सारे करंट अफेयर हैं। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस को लॉन्च किया है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों को ये कनेक्ट करेगा और इस समय सबसे बड़ा जो एक्सप्रेसवे बन चुका है। 2023 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होगा जो सबसे बड़ा होगा, लेकिन अभी वो बना नहीं है, 2023 में होगा। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे बात करें तो नेशन ने पहला एडिशन ऑडिट दिवस का मनाया है। कब? 16 नवंबर को। याद रखिएगा, पहला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईडी और सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं उनका एक कार्यकाल होता है, 2 साल का कार्यकाल था पहले, अब उसको बढ़ाकर 5 साल का कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस निकाला है, मतलब हमारा ऑर्डिनेंस कौन निकालते हैं? प्रेसिडेंट साहब निकालते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डिनेंस निकालकर ईडी और सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 2 से 5 साल कर दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई जी का स्टैचू अनवील किया है। कहां पर? हिसार कॉलेज में। हिसार कहां पर है? हरियाणा में है, ठीक है। आगे बात करें तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर मनाने की घोषणा की है। साथ साथ आपको बता दूं, 16 नवंबर को ऑडिट दिवस और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बात करें तो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि और स्टैचू को उत्तराखंड के केदारनाथ में अनवील किया है। मतलब 2013 में जो बाढ़ आई थी उसमें ये डैमेज हो गया था, अब इसको दोबारा से बनवाया गया और पीएम मोदी जी ने अभी इसको अनवील करा है, मतलब वहां से पर्दा हटाया है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने और साथ साथ यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है बोरिस जॉनसन, उन्होंने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ये सोलर सिस्टम से रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात की जाए, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एप्पल फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया है। साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी वहां पर अवेलेबल थे जिनका नाम है मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, दोनों लोगों ने मिलकर एप्पल फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। याद रखिएगा। आगे बात करें, जितेंद्र सिंह, इन्होंने सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर को मसूरी में, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिए, तो सरदार पटेल की जो लीडरशिप सेंटर है मसूरी में, इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया है। मसूरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आपने सुना होगा मसूरी में जहाँ लबासना है, जहाँ पे यूपीएससी की जब आप एग्जाम निकाल देते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वहीं पर इसको इनॉग्रेट किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो अब बात करेंगे हम इंटरनेशनल करंट अफेयर की, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और डब्ल्यूबी मतलब वर्ल्ड बैंक, ये दोनों मिलकर वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को लॉन्च कर चुके हैं। ये है क्या? तो मैं आपको बता दूं, महिलाओं को पावर सेक्टर में लाने के लिए प्रमोट किया जाएगा। इनका जो इनिशिएटिव है इसमें मैं आपको बता दूं कि जो साउथ एशिया की वुमेन्स हैं उनको पावर सेक्टर में प्रोफेशनल नेटवर्क में इंक्लूड करने की, मतलब कोशिश की जाएगी कि महिलाएं इसमें ज्यादातर पार्टिसिपेट करें और एडीबी वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको किया जा रहा है, ठीक है। आपको बताऊं, हमारे भारत देश में एक स्कीम चल रही है महिलाओं को इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और साइंस में पार्टिसिपेट करवाने की, कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करें। आपको पता होगा बीटेक वगैरह अगर आपने सुना हो तो उसमें बहुत कम महिलाएं जाती हैं डॉक्टरी के मुकाबले। डॉक्टर में ज़्यादा महिलाएं आना पसंद करती हैं, बीटेक वगैरह में कम करती हैं। तो कोशिश की जा रही है कि महिलाएं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। ये एक इनिशिएटिव भारत का है, इसको भी वर्ल्ड बैंक और एडीबी के द्वारा मतलब प्रमोट किया जाएगा। और उनकी एक अपनी खुद की है वी पावर, जो कि इंडिया पार्टनरशिप फोरम है, जिसमें वो पावर सेक्टर में महिलाओं को प्रोत्साहित करेगी कि आए
और पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ बात हुई है वर्ल्ड बैंक की और एडीबी बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट इसके डेविड मालपास है। अगर एडीबी बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में और प्रेसिडेंट है इसके मसात्सुको असाकावा, जो कि जापान से रिलेटेड है। मेंबरशिप इनके पास मेंबरशिप है कितनी कंट्रीज के पास है, तो 68 कंट्रीज के पास है और फाउंड किया गया था 1966 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है डैनियल ब्रूहल। डैनियल ब्रूहल एक स्पेनिश जर्मन एक्टर हैं। इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। मैं आपको बता दूं, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का टारगेट है कि दुनिया में जीरो हंगर हो, मतलब कोई भी भूख से मरे ना। इसके लिए डैनियल ब्रूहल को बनाया गया है गुडविल ब्रांड एम्बेसडर। आपने सुना होगा कि प्रियंका चोपड़ा जी को भी पहले बना रखा था यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गुडविल एम्बेसडर। अब डैनियल ब्रूहल को बनाया गया है। ठीक है, और ये भी अपने यहाँ पर, मतलब जहाँ पर ये रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ पर हंगर के खिलाफ काम करते हैं, इसलिए इनको ऐसा यहाँ पर गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, डैनियल ब्रूहल। बात की जाए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो इसको फाउंड किया गया था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डेविड बीसले। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले सारा रिवीजन कर लेते हैं। मतलब अभी 1 नवंबर से लेकर अभी तक जितना इंटरनेशनल करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं, फिर अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो फूमियो किसीडा है, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जापान के, दोबारा से रीइलेक्ट हो चुके हैं, चुनाव वगैरह हुए हैं वहां पे। उसके बाद तो जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? फूमियो किसीडा। यूएसए ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है और 101वीं कंट्री ये बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडिया के गुरुग्राम में, इंडिया के हरियाणा के गुरुग्राम में, मतलब हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगर बात करें वांग यापिन, जो पहली चाइनीज महिला बन गई है, पहली चाइनीज महिला एस्ट्रोनॉट बन गई है जो कि स्पेस पे वॉक करके आई हैं। आगे बात करें तो चाइना ने दुनिया की पहली अर्थ साइंस सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है गुआंगमू। याद रखिएगा, गुआंगमू इसका नाम है, पूछा जा सकता है आपसे। यूके ने 5 पाउंड का कॉइन निकाला है महात्मा गांधी की लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। याहू ने अपनी सर्विस को चाइना में बंद कर दिया है। ब्रिटेन पहला कंट्री बन गया है जिसने अप्रूव कर दिया है कि कोरोना वायरस की जो आप दवाई मुंह के द्वारा ले सकते हैं, मतलब ओरल पिल यूज कर सकते हैं। यूएस लॉ मेकर है जिन्होंने दिवाली को नेशनल हॉलिडे घोषित करने के लिए बिल निकाला है। WHO ने भारत बायोटेक की एक वैक्सीन है, कोरोना वायरस की वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट जो एप्पल को पीछे छोड़कर अब दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब बात करेंगे बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और एटलीस्ट वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए आगे बात करें तो HDFC बैंक ने, जो कि सेकंड एडिशन लॉन्च कर चुका है मुंह बंद करो कैंपेन का। नाम काफी अजीब है तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुंह बंद करो कैंपेन ये क्या है? ये बैंकिंग फ्रॉड जो होते हैं उससे रिलेटेड है, मतलब अवेयरनेस फैलाएगा कि भाई अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है और आपसे कोई डिटेल मांगता है आपके अकाउंट की या फिर आपकी पर्सनल डिटेल कोई मांगता है तो आप उसको ना दें। इसके लिए HDFC क्या कर रहा है? वर्कशॉप बना रहा है। अगले 4 महीने में अनाउंस किया है इन्होंने कि हम अगले 4 महीने में 2000 वर्कशॉप बना देंगे। ठीक है, अगर बात की जाए HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक को 1994 में डेवलप किया गया था, मतलब फाउंड किया गया था, और HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। HDFC के MD और CEO शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आगे बात करें तो अगला है PM मोदी जी ने दो इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव को RBI की लॉन्च किया है। अभी है कौन कौन सी?
तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इसमें क्या होगा, स्टेट या फिर सेंटर की जो भी सिक्योरिटीज होंगी, जो ये सिक्योरिटीज निकालते हैं, इसको डायरेक्टली आप खरीद सकते हैं। और दूसरी स्कीम है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ओम्बड्समैन स्कीम में क्या होगा कि आप एक ही जगह पर, कोई भी एक सेंटर होगा या कोई भी एक ऐप होगी, वहां पर आप जाकर सारे काम कर सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं, किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी वहां से ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड काम है तो आप इस सेंटर पर जाकर कर सकते हैं। वो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन। वैसे अभी इन्होंने कहा है कि हम एक पोर्टल देंगे और ऐप देंगे जिसके माध्यम से आप ये काम कर सकते हैं। और ये दो इनिशिएटिव हैं जो कि पीएम मोदी ने आरबीआई की लॉन्च किया है। आरबीआई की दो इनिशिएटिव जो कि कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव है। ठीक है, आगे बात करें तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई को बनाया गया था 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में था कलकत्ता, उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया मुंबई। कब शिफ्ट किया गया, तो 1937 में शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई के जो डायरेक्टर हैं वो होते हैं 4 साल के लिए। अब 4 साल के लिए चुने जाते हैं। पहले कौन थे, तो सबसे पहले थे ऑसबोर्न स्मिथ। और भारत के गवर्नर कौन थे पहले, तो सीडी देशमुख थे। भारत के इकलौते प्राइम मिनिस्टर बने जो गवर्नर भी थे, आंसर है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। याद रखिएगा इनका नाम, और इनका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1982 से 1985 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। आरबीआई की आज तक कोई भी गवर्नर महिला नहीं बनी, लेकिन डिप्टी गवर्नर पूछी जाती है कि पहली डिप्टी गवर्नर कौन थी आरबीआई की जो महिला थी। आंसर हो जाएगा केजे उदेशी। आगे बात करें तो अगला है, यहां पर आप जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर हैं जो कि अभी नवंबर में आए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसा आरबीआई ने पहला ग्लोबल हैकेथन को, जिसका नाम है हरबिंजर 2021 को लॉन्च किया है। हरबिंजर 2021 याद रखिएगा। यहां पर बैंकिंग सुधारों, मतलब जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको किस तरीके से सुधारा जाए, इससे रिलेटेड ये हैकेथन है। ठीक है, आगे बात करें तो एसबीआई ने वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट फैसिलिटी पेंशनर्स को दी है। घर पे बैठे बैठे आप बता सकते हैं कि अभी हम जिंदा हैं, हमारी जो पेंशन है इनको दे दी जाए, तो फिर एसबीआई में आप जाएं और लेकर आ जाएं। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप ऐसी सुविधा एसबीआई ने प्रोवाइड कराई है। एक्सिस बैंक है जिसने इंडियन नेवी के साथ कोलैबोरेट किया है, मतलब एमओयू साइन किया है, जिसमें उनके ऑफिसर्स को वो सारी बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा। इस इनिशिएटिव का नाम रखा है उन्होंने पावर सैल्यूट। अब इंडियन नेवी को तो ज्वाइन किया है एक्सिस बैंक ने, लेकिन इंडियन आर्मी को हाल ही में ज्वाइन किया गया था आईसीआईसीआई बैंक ने। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, मतलब इंडियन आर्मी के जो भी बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज होंगी उनके ऑफिसर्स को दी जाएंगी, वो आईसीआईसीआई के द्वारा दी जाएंगी। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने बंधन बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में चुन लिया है। एजेंसी बैंक कौन से होते हैं तो मैं आपको बता दूं, एजेंसी बैंक वो बैंक होते हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करता है। उस आरबीआई उनको अप्रूव दे देता है कि भाई आप ऐसा करो, आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हो, उसको कहते हैं एजेंसी बैंक। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अब यहां पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है जो कि मैंने आपके लिए टॉपिक नहीं बनाया, लेकिन ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर शुरू हो चुका है। थोड़ा मैं इसको साइड कर दूं, आपको और अच्छे से दिखेगा। ठीक, अब दिख रहा है बिल्कुल। यहां पर स्टार्ट करते हैं तो आईसीआईसीआई ने, माफ कीजिएगा बैंकिंग ही अभी चल रही है दिमाग में, चलिए आईसीसी ने अनाउंस किए हैं अगले 10 मेंस टूर्नामेंट। यहां पर T20 वाले, जो 50-50 वाले वर्ल्ड कप की बात की गई है। तो 2024 में आपको पता होगा अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुआ है मेंस का। कहां पर हुआ है, यूएई और ओमान में हुआ है। कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीता है। हारा कौन है, न्यूजीलैंड। फाइनल मैच में न्यूजीलैंड हार गया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। अब 2024 में आईसीसी मेंस का T20 वर्ल्ड कप कहां ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगर स्पोर्ट्स से और क्रिकेट से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो यहां से भी बन सकता है, आपको ध्यान रखना है, कहीं आप इसको नोट करके चिपका लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करें तो 2025 में होना है मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी, जो पाकिस्तान जीत चुका है।
माफ कीजिएगा, पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराई गई है। ठीक है, आगे बात करें तो 2026 में मेंस का T20 होना, आपको मालूम होगा T20 होता है 2 साल बाद, 50-50 वाला वर्ल्ड कप होता है 4 साल बाद, तो 2 साल बाद मतलब 2024 में यूएसए और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप मेंस का कराया जाएगा और 2026 में T20 वर्ल्ड कप कराया जाएगा इंडिया और श्रीलंका में। आगे बात करें तो T20 बात कर लेते हैं पहले। 2028 में T20 वर्ल्ड कप कराया जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अगर 2030 की बात की जाए तो मेंस T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में कराया जाएगा। अब जो छूट गए उनको रिवाइज करें तो 50-50 वर्ल्ड कप है, 4 साल बाद होता है। अभी 2023 में होगा, कहां होगा? भारत में होगा। और भारत में होने वाला है 2027 में, कब होगा, कहां होगा? तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में और नाम्बिया, इन 3 देशों में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आईसीसी ने ऐसी ये टूर्नामेंट की लिस्ट है वो निकाली है। अगर बात करें 27 वाला ऑर्गेनाइज हो गया, 27 साल के बाद 4 साल बाद ऑर्गेनाइज होगा, कब? 2031 में। 2031 में 50-50 जो वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया और बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अब एक लाइन रह गई, जो हमारा आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी है ये भी 4 साल में ऑर्गेनाइज कराई जाती है। 2025 में तो करा दी गई पाकिस्तान में, मतलब करा दी जाएगी, और 2029 में कराई जाएगी इंडिया में। याद रखिएगा एग्जाम में इस वाले टेबल से अगर कोई भी टूर्नामेंट से रिलेटेड कहां होने वाला है तो यहां से जरूर पूछा जाएगा। लेटेस्ट अनाउंसमेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बात करें तो यहां पर बात हुई है आईसीसी की, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो इसको फाउंड कब किया गया था? 1909 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इनिशियली हेडक्वार्टर था लंदन यूके में, लेकिन 2005 के बाद अब तक दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मेंबर है इसके 106। लैंग्वेज इंग्लिश फॉलो की जाती है। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और सीईओ है जियोफ एलार्डिस। मैं आपको बता दूं ये इंटरिम है, इनका परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। जब परमानेंट होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आगे बात करें तो अगला है आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम, आईसीसी प्लेयर्स को हॉल ऑफ फेम की जो उपाधि है वो देता है। अब अभी तक हॉल ऑफ फेम जो भी दिए गए हैं भारत के 7 में हमें याद रखने, और तो इंटरनेशनल तो बहुत सारे लोगों को दिया गया है। 7 लोगों को भारत के चुना गया है हॉल ऑफ फेम के रूप में। अभी आईसीसी ने 3 प्लेयर्स को और चुन लिया है। महिला जयवर्धने जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, बैट्समैन है, और सॉन पोलाक जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और जेनेट ब्रिटिन जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। इन 3 प्लेयरों को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ठीक है, यहां पर ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट हो गए, और 2009 से हॉल ऑफ फेम की जो उपाधि है वो आईसीसी के द्वारा दी जा रही है। यहां पर बात की जाए भारत के 7 मेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम पूछे जा सकते हैं। 4 नाम दे दें, एक नाम ऐसा होगा जो कि हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं होगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नाम है विनू मनकाड, ये होगा एक, सचिन तेंदुलकर 2, सुनील गावस्कर 3, राहुल द्रविड़ 4, कपिल देव 5, अनिल कुंबले 6 और बिशन सिंह बेदी 7 प्लेयरों को भारत के आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल कर रखा है। आपको नाम याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहां पर अब रिवीजन है। रिवीजन, लुइस हैमिल्टन ने ब्राजीलिया जो ब्राजील की जो कारों की रेस होती है उसको जीत लिया है। आपको याद रखना है लुइस हैमिल्टन दुनिया में सबसे ज्यादा रेस जीतने वाले प्लेयर हैं। कितने जीत चुके हैं? 101 रेस ये जीत चुके हैं, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स को इंक्लूड करके। ठीक है, याद रखिएगा एक 100वीं रेस जो इन्होंने 100वीं रेस जीती थी वो जीती थी इन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स को, इसी साल जीती थी 100वीं रेस। रशियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतकर इन्होंने अपनी 100वीं रेस जीत ली थी। आगे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप को जो कि यूएई ओमान में ऑर्गेनाइज कराया गया जीत लिया है, और यह ऑस्ट्रेलिया का पहला वर्ल्ड कप है जो कि इसने जीता है। अगर बात करें वुमेन्स क्रिकेट की तो वुमेन क्रिकेट बर्मिंघम 2022 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, बर्मिंघम कहां पर है? इंग्लैंड में है। ठीक, अगर बात करें मित्रभा गुहा जो कि 72 इंडियन ग्रैंड मास्टर बन गए हैं चेस के। नाम याद रखिएगा, मित्रभा गुहा कहां से बिलोंग करते हैं? कोलकाता पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें तो इंडिया पहला योगासन स्पोर्ट को, जो योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है
उसको भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज कराने वाला है। ठीक, आगे बात करें तो डुआन ब्रावो वेस्ट इंडीज के बहुत बड़े प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं। इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से। इंडिया ने 5 मेडल जीते हैं ISSF प्रेसिडेंशियल कप में, जिसमें से 2 थे गोल्ड, 2 थे सिल्वर, 1 था ब्रॉन्ज। याद रखिएगा। रोहित शर्मा जी तीसरे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 3000 रन इंटरनेशनल मेंस T20 में बनाए हैं। पहले कौन थे? विराट कोहली, भारत के जो कैप्टन थे, अब तो रोहित शर्मा बन चुके हैं, पहले जो कैप्टन थे विराट कोहली वो थे। और दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं गप्टिल, वो दूसरे नंबर पर 3000 से ज्यादा रन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बना चुके हैं। और तीसरे हो गए हैं रोहित शर्मा। आगे बात करें तो संकल्प गुप्ता जो कि 71st ग्रैंड मास्टर है, जो कि अभी रिसेंटली में बने थे। 2 नाम आपको पता चल गए ग्रैंड मास्टर के, संकल्प गुप्ता और इनसे पहले हैं मित्रभा गुहा। मित्रभा गुहा कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के। और संकल्प गुप्ता, अब ये दिमाग में आ रहे होंगे कहाँ के हैं? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अब बात करेंगे अवार्ड्स और ऑनर से रिलेटेड। अब इसकी बात करते हैं, यहां पे आगे बढ़ेंगे तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं हमारे अनुराग ठाकुर जी। इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे अनुराग ठाकुर जी हैं, है ना। तो इसे याद रखिए, लिंक करते रहिएगा। क्वेश्चन है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने साई इंस्टीट्यूशनल अवार्ड को अनाउंस किया है। मैं आपको बता दूं टोटल अवार्ड इसमें दिए गए हैं 246 और ये पहली बार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है साई के द्वारा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार काम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। 246 पर्सन्स को, 246 एथलीट्स और कोच मिलाकर पर्सन्स को अवार्ड दिया गया है। अपनी अपनी फील्ड में जिन्होंने बेहतर किया उनको यहां पर अवार्ड दिया गया है। नई दिल्ली में इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। और 162 थे एथलीट, 84 थे कोच। नाम याद रखिएगा, संख्या याद रखिएगा, नाम तो बहुत ज्यादा हो गए तो याद नहीं हो सकते। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया था 1984 में, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो अगला है M मुकुंदन, जिनको JCB प्राइज मिला है उनकी बुक के लिए। कौन सी बुक? डेली आ सोलिलोग्यू। तो एक बुक है डेली आ सोलिलोग्यू के लिए JCB प्राइज जीता है M मुकुंदन ने। और 2021 का JCB प्राइज आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो नाम बिल्कुल याद रखना है। किस बुक के लिए? तो डेली आ सोलिलोग्यू ये बुक है, जिसमें इनको मिरर मेल्टिंग और 25 लाख रुपए भी मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो केवीजी का मतलब कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। इसको एसोचैम के द्वारा बेस्ट डिजिटल फाइनेंसिंग सर्विस का अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, एसोचैम के द्वारा बेस्ट डिजिटल फाइनेंसिंग सर्विस का अवार्ड अनाउंस किया गया। किसको दिया गया? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को दिया गया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 2005 में। हेडक्वार्टर इसका धारवाड़ कर्नाटका में है और चेयरमैन है इसके P गोपी कृष्णा, जो कि इस अवार्ड को लेने भी गए थे। ठीक है, आगे बात करें तो यहां पर अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर को हम रिवाइज कर लेते हैं। ये 3 तो हमने पढ़ लिए। अगला है प्रियंका मोहिते, जिनको 2020 का तेजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, पुनीत राजकुमार, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, कर्नाटका के बहुत बड़े एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर ये थे, तो अब इनको एक अवार्ड दिया गया है, बसवाश्री अवार्ड 2021। याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका के ऑथर हैं, मतलब राइटर हैं, जिनका नाम है दमोन गलगट। इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। और इनकी कौन सी बुक, कौन से नोवेल के लिए दिया गया है? तो द प्रॉमिस नोवेल के लिए इनको बुकर प्राइज इस साल का दिया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड भी दिए गए हैं। अनाउंस तो बहुत पहले हो गए थे, लेकिन दिए अब गए हैं। तो अब हमारे कौन देते हैं मैं आपको बता दूं, हमारे प्रेसिडेंट साहब ये देते हैं। 14वें नंबर के प्रेसिडेंट साहब ने आई थिंक 13 नवंबर को ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ठीक है, यहां पर बात की जाए कि यहां पर जो अवार्ड्स दिए गए हैं इनकी संख्या मैंने लिख दी है।
जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, वो दिए गए हैं 12। अर्जुना अवार्ड जो कि अपने खेल में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले को दिया जाता है, 35 इस बार प्लेयर्स को चुना गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, एक लाइफ टाइम कैटेगरी और एक रेगुलर कैटेगरी। लाइफ टाइम कैटेगरी में 5 लोगों को दिया गया है और रेगुलर कैटेगरी में भी 5 लोगों को दिया गया है। ध्यानचंद्र अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम, इसमें 5 लोगों को दिया गया है। दोनों अवार्ड अलग अलग हैं। ये खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, याद रखिएगा। तो इसमें भी 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। आगे बात करें तो अब बात करेंगे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है उसकी बात होगी। तो सौरव गांगुली जी जो कि ऑलरेडी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, इनको आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन चुन लिया गया है। मतलब आईसीसी ने मेंस क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन चुना है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा मेंस, तो वुमेन्स भी तो होगा। वुमेन्स क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन किसको बना रखा है? तो आंसर हो जाएगा जॉनी ग्रेव, जो कि सीईओ है क्रिकेट वेस्ट इंडीज के, मतलब वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट है उसके सीईओ है। इनको जॉनी ग्रेव को आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बना रखा है। ठीक है, मेंस के कौन हो गए? सौरव गांगुली, जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के पद पर भी है। तो सौरव गांगुली जी ने अनिल कुंबले की जगह यहां पर ली है। ठीक है, अनिल कुंबले भी भारत से ही बिलोंग करते हैं। आगे बात करें तो अगला अपॉइंटमेंट है यूएन सेक्रेटरी, जो कौन है मैं आपको बता दूं, एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस ने अपॉइंटमेंट किया है सोम्बी सार्प का। सोम्बी सार्प का कहां किया है? भारत में किया है, यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में। जो भारत में यूएन की जो टीम है उसको लीड करने वाले हैं ये। किस चीज को लेकर? तो कोविड-19 से जो इंप्रूवमेंट करनी है उसको लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए ये अब यूएन टीम का इंडिया में लीड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर बात की जाए एंटोनियो गुटेरस के द्वारा सोम्पी सार्प का अपॉइंटमेंट भारत के यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किया गया है। यूएन की बात करें तो यूएन को फॉर्म किया गया था 1945 में। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरस इनके जनरल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, आगे बात करें तो अब यहां पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो पहले हमने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करेंगे। वीवीएस लक्ष्मण जो कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हेड चुन लिए गए हैं। किसकी जगह ली है? तो राहुल द्रविड़ जी की जगह ली है। राहुल द्रविड़ जी कहां चले गए? तो राहुल द्रविड़ जी अब भारतीय क्रिकेट टीम को कोच करने वाले, हेड कोच वहां बन गए हैं। ये जगह खाली हो गई तो ये वीवीएस लक्ष्मण को दे दी गई। अगले हैं बिमल पटेल जी, जो कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन में इंडिया की तरफ से इलेक्ट हो चुके हैं। कौन? बिमल पटेल जी। आगे है राहुल द्रविड़ जी। तो राहुल द्रविड़ जो कि ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं बच्चों की जो जूते वगैरह बनाने वाली कंपनी है प्लेटो, उसके। पीसी मोदी राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं। एसएन प्रधान जी डीजी बन गए हैं एनसीबी के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले हैं मोहम्मद सिराज जो कि माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ये भी एक क्रिकेटर है, मतलब बॉलिंग करते हैं। आगे बात करें अमिताभ बच्चन जी जो कि ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं एमवे इंडिया के। आईपीएस है सील वर्धान सिंह जो कि सीआईएसएफ को अब हेड करेंगे, मतलब उसके डीजी बन गए हैं। साथ साथ सील वर्धान सिंह जी की जगह सिंह जी के साथ एक और अपॉइंटमेंट किया गया अतुल करवाल का। अतुल करवाल जी को एनडीआरएफ का हेड बना दिया गया। मतलब एनडीआरएफ के डीजी कौन बन गए? अतुल करवाल जी। और सील वर्धान सिंह बन गए सीआईएसएफ के हेड। ये सारी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। हमारे वाइस एडमिरल हैं आर हरि कुमार जो कि अब एडमिरल बन गए, मतलब अब नेवी को ये चीफ करने वाले, नेवी के अभी अगले हेड होंगे। अगला है मोरिनारी वतनाबे जो कि प्रेसिडेंट बन गए हैं एफआईजी के। ठीक, आगे बात करें। अगला है बंधन बैंक जिसने एक क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। कहां का? असम का, जुबीन गर्ग को। ये वहां के कलाकार हैं इसलिए इनको बनाया गया है और फेमस कलाकार हैं। बार्कले ने नया सीईओ बना दिया है इंडिया में जो पैदा हुए हैं उनको, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सीएस वेंकटा कृष्णन
ये नाम इंपॉर्टेंट है, बार्कले के नए सीईओ बन गए हैं जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। अरुण चावला जी डीजी बन गए हैं फिक्की के, आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।